एक कर्कश अपमानजनक आवाज ने तंग कंटेनर को भर दिया। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? क्या तुम इसे जूता कहते हो जिसे तुमने ठीक किया है? पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक की एक संकरी गली में एक जर्जर कंटेनर की जूता मरम्मत की दुकान खतरनाक रूप से टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो समय इस जगह को भूल गया हो, जहां 10 साल पुरानी चमड़े की गंध, तेज जूते की पॉलिश की महक और पुरानी लकड़ी की अलमारियों की मीठी गंध मिली जुली थी। उस छोटी सी जगह के मालिक राकेश कुमार नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने मोटे चश्मे के ऊपर से चिल्लाते हुए आदमी को चुपचाप देखा। उसके हाथ में एक चमकदार नई मरम्मत की हुई डिजाइनर जूती थी। साहब, अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या पसंद नहीं आया तो मैं इसे फिर से देख लूंगा। राकेश की झुर्रीदार आवाज शांत थी, लेकिन उसमें 30 से अधिक वर्षों से एक ही स्थान पर काम करने वाले एक कारीगर का गौरव था। क्या पसंद नहीं आया? तुम यह पूछ भी कैसे सकते हो? उस आदमी ने जूती छीनकर फर्श पर फेंक दी। बेदाग जूते के अगले हिस्से पर एक खरोंच आ गई। उस ढीठ आदमी का नाम रवि टाइगर था, जो यमुना पार के एक उभरते हुए गिरोह का एक छोटा सदस्य था। उसने एक महंगा सूट पहना था, लेकिन यह उस पर अजीब लग रहा था, जैसे किसी और के कपड़े हों, और सस्ते इत्र की गंध ने उसकी अशिष्टता को और बढ़ा दिया। क्या तुम जानते हो कि यह जूती कितने की है? तुमने इसे बर्बाद कर दिया और पैसे लेने की हिम्मत कर रहे हो? ओए बूढ़े, क्या तुम दुकान बंद करना चाहते हो? रवि ने जानबूझकर ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया। उसका इरादा मरम्मत के पैसे का नहीं था। वह इस क्षेत्र के व्यवसायों पर नियंत्रण करने की अपने गिरोह की योजना के तहत सबसे आसान लक्ष्य इस पुराने कंटेनर से शुरुआत कर रहा था। मैंने इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया था, बिना किसी खरोंच के। आपने खुद इसकी जांच की थी, है ना? राकेश सीधे खड़े हो गए और रवि का सामना किया। उसकी आंखें, जिसने एक ईमानदार जीवन जिया था, अडिग थीं। उस आत्मविश्वास ने रवि को और भी चिढ़ा दिया। तुम मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मैंने जांच की थी। लगता है यह बूढ़ा सठिया गया है। रवि ने राकेश के कंधे को जोर से धक्का दिया। तंग जगह में बुजुर्ग राकेश का शरीर लड़खड़ा गया और औजारों से भरी एक शेल्फ से टकरा गया। एक पुरानी कांच की बोतल फर्श पर गिरकर टूट गई। ठीक उसी पल कंटेनर का दरवाजा चुपचाप खुला और एक महिला अंदर आई। शाम के सूरज की रोशनी में वह पहले एक छाया की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, कंटेनर का माहौल तुरंत बदल गया। उसके कपड़े सादे और सलीकेदार थे, उसका व्यवहार शांत था और उसकी आंखें शांत लेकिन भेदक थीं। उसकी नजर पहले फर्श पर बैठे बुजुर्ग पर, फिर टूटे कांच के टुकड़ों पर और अंत में रवि के चेहरे पर पड़ी। उसके देखने भर से रवि को ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी छुरी उसकी गर्दन पर हो। दादाजी, महिला की आवाज नीची और शांत थी। वह राकेश के पास गई और धीरे से उसे उठने में मदद की। अंजलि, तुम यहां क्या कर रही हो? राकेश अपनी पोती के आने से हैरान और राहत महसूस कर रहा था। वह भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस की मेजर अंजलि वर्मा थीं। वह छुट्टी पर थीं और अपने दादाजी को रात के खाने पर ले जाने के लिए आई थीं। क्या हुआ दादाजी? अंजलि ने राकेश को एक पुरानी कुर्सी पर बिठाते हुए पूछा। उसकी आंखें अभी भी रवि पर थीं। कुछ नहीं बेटा, मैं बस एक ग्राहक से बात कर रहा था। राकेश ने स्थिति को कम करने की कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि उसकी पोती किसी झमेले में पड़े, लेकिन अंजलि को पहले से ही सब कुछ समझ आ गया था। फर्श पर पड़ी जूती, उसके दादाजी के कांपते हाथ और उस गुंडे से आती नकारात्मक ऊर्जा। अंजलि धीरे धीरे मुड़ी और रवि का सामना किया। सर, क्या आपकी जूती में कोई समस्या है? उसकी आवाज विनम्र थी, लेकिन उसमें एक भारीपन था। रवि, जो एक पल के लिए डर गया था, फिर से अपनी अकड़ दिखाने लगा। उसने सोचा, यह जवान लड़की क्या कर लेगी? तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? क्या तुम इस बूढ़े की पोती हो? अच्छा हुआ, इस बूढ़े ने मेरी जूती बर्बाद कर दी है, तो तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। मरम्मत के पैसे तो भूल जाओ। जूते की कीमत और मानसिक पीड़ा के लिए 5 लाख रुपये। अभी निकालो 5 लाख रुपये। एक ऐसी राशि जिसे कमाने में राकेश को 1 साल से ज्यादा लग जाता। अंजलि की भौहें थोड़ी तन गईं। उसने फर्श से जूती उठाई। चमड़े की गुणवत्ता, सिलाई के निशान और हाल ही में बनी खरोंच। उसकी आंखों ने एक विशेषज्ञ की तरह जूती का निरीक्षण किया। उसे अपने दादाजी की बेदाग कारीगरी और उस पर जानबूझकर किए गए नुकसान को पहचानने में देर नहीं लगी। यह जूती पूरी तरह से ठीक की गई है।
अंजलि ने जूती को काउंटर पर रखते हुए कहा, क्या क्या यह लड़की पागल है? अगर तुम्हारी आंखें हैं तो देखो, क्या तुम्हें यह खरोंच नहीं दिख रही है? लेकिन यह खरोंच मरम्मत के दौरान नहीं हुई है। यह किसी चीज को फर्श पर जोर से पटकने का निशान है। चमड़े की बनावट से पता चलता है कि प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर था। शायद इस तरह। अंजलि ने पास में पड़ी एक और पुरानी जूती उठाई और उसे फर्श पर वैसे ही पटक दिया जैसे रवि ने किया था। एक धम्म की आवाज के साथ एक समान खरोंच बन गई। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने खुद अपनी जूती खराब की और अब हंगामा कर रहे हो, क्यों? अंजलि की आवाज में अब एक ठंडक थी। यह अब कोई सवाल नहीं था, यह एक पूछताछ थी। क्या बकवास है? तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप लगा रही हो? घबराया हुआ रवि अंजलि की ओर बढ़ा। राकेश चिल्लाया, अंजलि नहीं। लेकिन उसकी चिंता व्यर्थ थी। इससे पहले कि रवि का मुक्का अंजलि के चेहरे तक पहुंचता, उसका शरीर एक परछाई की तरह हरकत में आया। रवि को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि महिला उसकी नजरों से ओझल हो गई है, और अगले ही पल उसकी कोहनी और कलाई में असहनीय दर्द हुआ। अंजलि ने रवि का हाथ उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया और उसे काउंटर पर पटक दिया। एक चीख के साथ रवि का चेहरा जूते की पॉलिश और धूल से भरे काउंटर पर जा गिरा। अंजलि ने एक हाथ से उसकी गर्दन को हल्के से दबाया। यह एक हल्का स्पर्श था, लेकिन रवि को ऐसा लगा जैसे उस पर एक विशाल चट्टान रख दी गई हो। यह विशेष बलों में सीखी गई एक नर्व पॉइंट टेकडाउन तकनीक थी। न्यूनतम हलचल के साथ अधिकतम दर्द और अक्षमता पैदा करने की एक तकनीक। मैं फिर से पूछती हूं, तुम कौन हो? ओह, मुझे छोड़ो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? नहीं, और जानना भी नहीं चाहती। लेकिन एक बात मैं जानती हूं, तुमने अभी एक नागरिक को धमकाने और उस पर हमला करने की कोशिश की है। अंजलि ने उसकी मुड़ी हुई कलाई पर थोड़ा और दबाव डाला। हड्डी टूटने जैसे दर्द से रवि चीख पड़ा। आह, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। दादाजी से माफी मांगो। अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। रवि ने दर्द और अपमान के बीच संघर्ष किया, लेकिन उसकी टूटती हुई बांह के दर्द ने अंततः उसके अहंकार पर काबू पा लिया। मुझे माफ कर दो अंकल, मुझसे गलती हो गई। तब अंजलि ने उसे छोड़ा। रवि काउंटर से नीचे लुढ़का अपनी घायल बांह को पकड़े हुए हाँफ रहा था। उसने सदमे, भय और अपमान से भरी आंखों से अंजलि को देखा। यह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह उन गुंडों से बिल्कुल अलग थी जिनसे वह अब तक निपटता आया था। तुम्हारा नाम क्या है? रवि। मैं याद रखूंगी, आग तक अपनी पड़ती है। रवि, मेरे दादाजी के सामने फिर कभी मत आना। और यह रही तुम्हारी जूती की कीमत। अंजलि ने अपने बटुए से कुछ कुरकुरे नोट निकाले और उन्हें काउंटर पर रख दिया। तुमने जो जूती खराब की है उसकी कीमत चुकाओ और ले जाओ, या बस दफा हो जाओ। रवि कुछ नहीं कह सका। वह अपमान से कांपते हुए उठा, लंगड़ाते हुए अपनी जूती उठाई। कंटेनर से बाहर निकलने से ठीक पहले वह मुड़ा और नफरत भरी आंखों से अंजलि को घूरा। उसकी आंखों में यह स्पष्ट था कि वह इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। रवि के जाने के बाद कंटेनर में एक भारी खामोशी छा गई। राकेश ने एक गहरी सांस ली और अपनी पोती को देखा। अंजलि, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं दादाजी। आप कैसे हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं, लेकिन लगता है तुमने बात को बढ़ा दिया है। इस तरह के लोग एक बार बदला लेने की ठान लें तो आसानी से नहीं छोड़ते। बुजुर्ग के चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। अंजलि ने अपने दादाजी के खुरदरे हाथों को धीरे से पकड़ लिया। वे सख्त और कठोर थे, लेकिन दुनिया में सबसे गर्मजोशी भरे हाथ थे। उसके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के बाद इन्हीं हाथों ने उसे पाला था। इस छोटे से कंटेनर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसे बचाने में लगा दी थी। चिंता मत करो दादाजी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अंजलि ने अपने दादाजी को आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उस अंधेरी गली की ओर देख रही थीं जहां रवि गायब हो गया था। उसकी आखिरी नजर उसे परेशान कर रही थी। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, उसकी आंखों में एक नीच और लगातार विषैले सांप की परछाई थी। उस रात अंजलि अपने दादाजी के घर रुकी। आगरा में अपनी यूनिट में लौटने से पहले वह उनके साथ एक और दिन बिताना चाहती थी, लेकिन एक अशुभ पूर्वाभास उसे सोने नहीं दे रहा था। और वह पूर्वाभास गलत नहीं था। भोर में उसका फोन पागलों की तरह बजने लगा। स्क्रीन पर उसके दादाजी की दुकान के बगल में एक छोटा ढाबा चलाने वाली महिला का नंबर था। अंजलि का दिल डूब गया। हेलो अंजलि बेटी, मैं बोल रही हूं, बहुत बुरा हुआ।
तुम्हारे दादाजी की दुकान। फोन के दूसरी तरफ से आती घबराई हुई आवाज सुनकर अंजलि बिस्तर से उछल पड़ी। बाहर अभी भी भोर का धुंधलका था, लेकिन उसके मन में पहले से ही एक गहरा अंधेरा छा रहा था। टैक्सी से उतरते ही अंजलि ने जो दृश्य देखा वह भयावह था। चांदनी चौक की भोर की नीली धुंध में उसके दादाजी का कंटेनर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बमबारी हुई हो। पतली टिन की चादर का दरवाजा अंदर की ओर धंसा हुआ था और मुश्किल से अपने कब्जों पर लटका हुआ था। एकमात्र खिड़की, एक छोटा एक्रेलिक पेन टुकड़ों में बिखर गया था। कंटेनर के चारों ओर उसके दादाजी की जीवन भर की संपत्ति बिखरी पड़ी थी। ग्राहकों के जूते, दशकों पुराने औजार, चमड़े के पुराने टुकड़े और जूते की पॉलिश के डिब्बे कीचड़ भरे फर्श पर कचरे की तरह लुढ़क रहे थे। यह स्पष्ट था कि किसी ने जानबूझकर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था। और उस मलबे के बीच में राकेश कुमार हताश खड़े थे। भोर की ठंडी हवा में बुजुर्ग ने बिना कोट के, केवल पतले काम के कपड़े पहने हुए अपनी टूटी हुई दुनिया को घूर रहे थे। उसके कंधे ऐसे झुके हुए थे जैसे वे किसी भी क्षण टूट जाएंगे। दादाजी। अंजलि दौड़कर राकेश के कंधे पकड़ ली। बुजुर्ग ने आखिरकार सिर उठाकर अपनी पोती को देखा। उसकी आंखें खाली थीं। उसकी शून्य आंखों में क्रोध या दुहक नहीं, बल्कि गहरी निराशा थी। अंजलि, तुम आ गई? उसकी कर्कश आवाज मुश्किल से निकली। यह कैसे हुआ? क्या आपने पुलिस को बुलाया? हाँ, पुलिस आई और देखकर चली गई। उन्होंने कहा कि इस तरह की सुनसान जगह पर बिना सीसीटीवी के अपराधी को पकड़ना मुश्किल है। बस प्रार्थना करो कि वे पकड़े जाएं। राकेश के शब्द हवा में विलीन हो गए। अंजलि ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। रवि, यह निश्चित रूप से उसी का काम था। कल की वह नीच नजर उसे फिर से याद आ गई। एक कमजोर बूढ़े आदमी से बदला लेने के लिए वह इस भोर में चुपके से आया और इतना क्रूर बदला लिया। अंजलि तबाह हो चुके कंटेनर के अंदर चली गई। अंदर का दृश्य और भी बुरा था। उसके दादाजी की पसंदीदा पुरानी सिलाई मशीन को लात मारकर गिरा दिया गया था और दीवार पर लटकी नियमित ग्राहकों के साथ पुरानी श्वेत श्याम तस्वीरें फाड़कर फर्श पर बिखेर दी गई थीं। यह सिर्फ बर्बरता नहीं थी, यह एक व्यक्ति के जीवन और गौरव को पूरी तरह से कुचलने का एक स्पष्ट हिंसक कृत्य था। तभी फर्श पर पड़ी किसी चीज बारकों के साथ करीन करती है ने अंजलि का ध्यान खींचा। यह एक छोटा धातु का टुकड़ा था। अंजलि ने उसे सावधानी से उठाया। यह सस्ते सोने की परत चढ़ा हुआ एक लाइटर था और इसकी सतह पर एक भद्दे ड्रैगन डिजाइन के साथ यमुना पार शब्द खुदे हुए थे। तो यह वही थे। अंजलि ने लाइटर को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। ठंडी धातु के स्पर्श ने उसके क्रोध को और भी मजबूत कर दिया। अंजलि, अब बस करो। उसके पीछे से उसके दादाजी की आवाज आई। अंजलि धीरे धीरे मुड़ी। राकेश फर्श पर बैठ गया था और एक फटी हुई तस्वीर के टुकड़े को बेबसी से छू रहा था। क्या बस करूं? दादाजी, यह एक अपराध है। हमें उन लोगों को पकड़ना होगा और उन्हें उनके किए की सजा दिलानी होगी। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जी है। अब मुझ में ताकत नहीं है। शायद यह सब खत्म करने का समय आ गया है। राकेश ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज में गहरी हार थी। 30 से अधिक वर्षों तक बनाए रखा गया। उसका जीवन का आधार एक रात में राख हो गया था और बुजुर्ग की भावना टूट गई थी। एक कारीगर का गौरव जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, नीच हिंसा के सामने बिखर गया था। दादाजी, ऐसा मत कहो। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं अंजलि, वे लोग सामान्य नहीं हैं। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मैं ठीक हूं। मैं सच में ठीक हूं। मैं ठीक हूं। कहने वाले उसके दादाजी के शब्द एक चीख की तरह लग रहे थे जो कह रही थी, मैं ठीक नहीं हूं। अंजलि आगे कुछ नहीं कह सकी। उसने अपने दादाजी के कंधे को पकड़ लिया। उसके दादाजी का छोटा कमजोर शरीर कांप रहा था। उस पल अंजलि के दिमाग में कुछ स्पष्ट हो गया। यह सिर्फ उसके दादाजी की दुकान को फिर से बनाने का मामला नहीं था। यह एक व्यक्ति की गरिमा का सवाल था। वह उन लोगों को माफ नहीं कर सकती थी जिन्होंने एक ईमानदार, मेहनती बूढ़े आदमी के जीवन को बेरहमी से कुचल दिया था। कानून, पुलिस, क्या वे इस गहरी निराशा और दर्द की भरपाई कर सकते हैं? अंजलि ने अपना सिर हिलाया। जिस दुनिया को वह जानती थी वह कभी कभी बहुत धीमी और अन्यायपूर्ण थी। इस मामले को उसे अपने तरीके से खत्म करना था। कुछ दिनों बाद अंजलि निर्धारित समय से पहले अपनी यूनिट में लौट आई। आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित पैरा स्पेशल फोर्सेज
भारत की शीर्ष विशेष अभियान इकाई थी जो राष्ट्रीय स्तर के आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देती थी। जैसे ही अंजलि की जीप गेट से गुजरी, एक संतरी ने जोरदार आवाज में सलाम किया। जय हिंद मैडम, आपका स्वागत है। अंजलि ने खिड़की नीचे की ओर सलामी का जवाब दिया। बहुत अच्छा काम। बेस में प्रवेश करते ही एक परिचित तनाव और ऊर्जा ने उसे घेर लिया। परेड ग्राउंड पर सैनिक पूरी वर्दी में दौड़ रहे थे और फायरिंग रेंज से रुक रुक कर गोलियों की आवाज आ रही थी। यह उसका दूसरा घर था, एक भट्टी जिसने उसे सबसे मजबूत बनाया था। वह अपने कार्यालय की ओर बढ़ी। मेजर अंजलि वर्मा की नेम प्लेट वाले दरवाजे को खोलकर वह अंदर दाखिल हुई। डेस्क पर विभिन्न ऑपरेशनल दस्तावेज बड़े करीने से व्यवस्थित थे। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसके दादाजी की खाली आंखें और टूटे हुए कंटेनर की छवि उसकी आंखों के सामने कौंध गई। जो नहीं हो सकता उसे कर दिखाओ, पैरा एसएफ का आदर्श वाक्य उसके दिमाग में गूंज उठा। असंभव को संभव बनाना, यही इन विशेष अभियान सैनिकों की भावना थी। अंजलि ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब दुहक या क्रोध नहीं था। वे एक स्नाइपर की तरह ठंडी और गणनात्मक हो गई थीं, जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और सुरक्षित नेटवर्क में लॉग इन किया। अपने अधिकार और नेटवर्क का उपयोग करके यमुना पार जैसे उभरते हुए छोटे गिरोह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल नहीं था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। दिल्ली, रव्य टाइगर, यमुना पार। कुछ कीवर्ड्स के संयोजन से प्रासंगिक जानकारी स्क्रीन पर आने लगी। उनके अवैध जुए के अड्डे, नाइट क्लब और उनके पैसे का प्रवाह और संगठनात्मक संरचना जानकारी खंडित थी। लेकिन अंजलि के दिमाग में बिखरे हुए टुकड़े एक बड़ी तस्वीर में एक साथ आ रहे थे। तस्वीर के केंद्र में चेयरमैन नाम का एक व्यक्ति था, यमुना पार गिरोह का असली बॉस, जिसका असली नाम सूरजभान था। वह एक पूर्व अपराधी था जो दूसरे गिरोह से बाहर निकाल दिए जाने के बाद दिल्ली में रियल एस्टेट के सौदों में शामिल होकर सत्ता में आया था। रवि टाइगर बस उसका एक छोटा प्यादा था। अंजलि ने मॉनिटर को घूरते हुए सोचा, एक सड़े हुए पेड़ से निपटने के लिए केवल शाखाओं को काटना पर्याप्त नहीं है, आपको उसे जड़ से उखाड़ना होगा। अकेले रवि को दंडित करने का कोई मतलब नहीं था। उसे उस दिमाग को काटना था जो उसे नियंत्रित करता था और उस शरीर को जो उसे धन मुहैया कराता था। उसने एक ऑपरेशन की योजना बनाना शुरू। यह कोई साफ करके दा था, कर दिया। यह कोई आधिकारिक सैन्य अभियान नहीं था। यह एक बूढ़े आदमी की पोती के रूप में एक निजी बदला था, न कि मेजर अंजलि वर्मा का। लेकिन उसने इस ऑपरेशन में एक सैनिक के रूप में सीखी गई हर चीज को झोंकने की योजना बनाई। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, घुसपैठ, हमला और वापसी। हर कदम त्रुटिहीन और सटीक होना था। असफलता का कोई विकल्प नहीं था। कई दिनों तक अंजलि ने एक दोहरी जिंदगी जी। दिन में एक आदर्श सैनिक और रात में एक सावधानी पूर्वक ऑपरेशन योजनाकार। उसने यमुना पार की गतिविधियों के क्षेत्र, गिरोह के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी और उनके ठिकानों के बारे में सभी जानकारी एकत्र और विश्लेषण की। जैसे कि एक आतंकवाद विरोधी अभियान की तैयारी कर रही हो। उसने सभी चरों की गणना की और हमले का सबसे अच्छा रास्ता तैयार किया। फिर उसने अपनी टीम के सदस्यों का चयन करना शुरू कर दिया। वह यह काम अकेले नहीं कर सकती थी। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो विश्वसनीय, कुशल और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी इच्छा को समझते और उसका पालन करते। उसके दिमाग में कुछ चेहरे आए। पूर्व इकाई के सदस्य जिन्होंने उसके साथ जीवन और मृत्यु का सामना किया था, जो अब सेना छोड़ चुके थे और अपना जीवन जी रहे थे। अंजलि ने फोन उठाया। पहला कॉल करने वाला व्यक्ति तय था। वह इकाई का सबसे अच्छा विस्फोटक और सामरिक उपकरण विशेषज्ञ था, जो अब दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। मैं हूं, कैसे हो? हवलदार विक्रम। फोन के दूसरी तरफ एक पल की खामोशी थी, फिर आश्चर्य और खुशी से मिली जुली आवाज आई। मैडम, इस समय आपने कैसे याद किया? सब ठीक तो है? अंजलि ने एक पल के लिए बाहर के अंधेरे को देखा। बेस के संतरी व्यवस्थित रूप से घूम रहे थे। कुछ होने वाला है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी आवाज नीची और दृढ़ थी। लंबे समय बाद, क्या तुम एक मजेदार ऑपरेशन में शामिल नहीं होना चाहोगे? ऐसा लगा जैसे फोन के दूसरी तरफ पूर्व सैनिक की आंखों में एक चमक आ गई हो। सोए हुए विशेष बल के सैनिक का खून
अंजलि के एक शब्द से फिर से उबलने लगा था। ऑपरेशन अब शुरू हो चुका था। दिल्ली, नेहरू प्लेस, संकरी गलियों में स्थित अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स। यह छोटी सी दुकान हर तरह के तारों, पुर्जों और मरम्मत के लिए आए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरी हुई थी। दुकान का मालिक विक्रम हाथ में सोल्डरिंग आयरन लिए एक जटिल सर्किट बोर्ड को देख रहा था। उसने सेना की वर्दी की जगह तेल से सनी काम की वर्दी पहनी थी, लेकिन उसकी एकाग्र आंखें वैसी ही थीं जैसी पैरा एसएफ में एक टाइम बम को निष्क्रिय करते समय थीं। वह सेना से हवलदार के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था और अंजलि का पूर्व अधीनस्थ था। दुकान के दरवाजे पर लगी छोटी घंटी बजी। विक्रम ने बोर्ड से अपनी आंखें हटाए बिना लापरवाही से कहा, क्या चाहिए? खराब सामान बाईं ओर रख दो, मैं किसी को ढूंढने आई हूं। एक परिचित लेकिन लंबे समय से अनसुनी आवाज। विक्रम का हाथ एक पल के लिए रुक गया। जब उसने सिर उठाया तो अंजलि दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। वह सादे कपड़ों में थी, सेना की वर्दी में नहीं, लेकिन उसका विशिष्ट सीधा आसन और शांत आचरण वही था। मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं? विक्रम अपनी सीट से उछल पड़ा और अजीब तरह से सलामी देने की कोशिश की, फिर अपना हाथ नीचे कर लिया। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ दुकान में प्रवेश किया। बहुत समय हो गया, हवलदार विक्रम, या अब मुझे मिस्टर विक्रम कहना चाहिए? अरे मैडम, ऐसा मत कहिए, आप मुझे वैसे ही बुला सकती हैं। लेकिन सच में क्या हुआ? क्या यूनिट में कोई समस्या है? अंजलि ने अपना सिर हिलाया। फिर एक पल के लिए चारों ओर देखने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, यह आधिकारिक नहीं है, यह एक बहुत ही निजी अनुरोध है। अंजलि ने विक्रम को दुकान के पीछे एक छोटी सी मेज पर ले गई और सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। उसके दादाजी की कहानी, रवि और यमुना पार की क्रूरता और उसकी योजना। कहानी सुनते सुनते विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। एक बूढ़े आदमी के खिलाफ की गई नीच हिंसा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी थी, ने उसकी मुट्ठी भींच दी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमें उनके ठिकाने पर निगरानी उपकरण लगाने और उनके संचार को सुनने की जरूरत है। उनके पैसे के प्रवाह को समझने के लिए हमें उनके आंतरिक कंप्यूटर नेटवर्क तक भी पहुंचना होगा। सब कुछ समझाने के बाद अंजलि ने सीधे विक्रम की आंखों में देखा। यह एक खतरनाक काम था। अगर वे असफल होते तो उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती। एक आपराधिक संगठन के खिलाफ अवैध निगरानी और हैकिंग। एक सैनिक के रूप में यह अकल्पनीय था। विक्रम एक पल के लिए चुप रहा। उसने अपने खुरदरे हाथों को देखा। इन हाथों से उसने जीवन बचाने वाले और जीवन लेने वाले बम बनाए थे। अब वह पुराने रेडियो ठीक करके एक शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक विशेष बल के सैनिक का खून बह रहा था जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सबसे बढ़कर अंजलि वर्मा वह अधिकारी थीं जिनका वह अपनी जान जोखिम में डालकर भी पालन करता था। अगर वह इतनी सख्त मदद मांग रही थी तो इसका एक अच्छा कारण होना चाहिए। ठीक है, विक्रम ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वैसे भी मेरे हाथ खुजला रहे थे। मैडम का ऑपरेशन और मैं उसमें शामिल न हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आंखें फिर से तेज हो गईं। मुझे आवश्यक उपकरणों की सूची दें। अगर दुनिया में कुछ मौजूद नहीं है तो मैं उसे बना दूंगा। अंजलि के चेहरे पर आखिरकार राहत की एक हल्की मुस्कान आई। ऐसा लगा जैसे उसे एक पूरी सेना मिल गई हो। अंजलि ने दूसरा व्यक्ति जिसे ढूंढा वह था संदीप, यूनिट का सबसे अच्छा घुसपैठ और गुप्त आंदोलन विशेषज्ञ। वह एक सांप की तरह चुपचाप चलता था और दुश्मन के दिल में छुरा घोंपता था। सेवानिवृत्त होने के बाद वह एक छोटी जासूसी एजेंसी चला रहा था, लोगों को ढूंढने का काम करता था, बेशक कानूनी दायरे में। दक्षिण दिल्ली के एक ऑफिस टावर में एसडी रिसर्च नामक एक कार्यालय में अंजलि संदीप से मिली। सेवानिवृत्ति के बाद भी उसने अपने शरीर का अच्छी तरह से ख्याल रखा था। उसका शरीर अभी भी एक फुर्तीले शिकारी जैसा लग रहा था। अरे, यह कौन है? हमारी महान मेजर अंजलि वर्मा, है ना? संदीप ने अपनी विशिष्ट शरारती मुस्कान के साथ अंजलि का स्वागत किया। महान नहीं, बस एक साधारण सैनिक। अरे विनम्रता, जब मैं आपकी कमान में था वह मेरे जीवन का स्वर्ण युग था। हर दिन रोमांचक था। इन दिनों मैं इतना ऊब गया हूं कि मैं पागल हो रहा हूं। अंजलि ने संदीप को भी अपनी योजना बताई जैसे उसने विक्रम को बताई थी। कहानी सुनते सुनते संदीप के चेहरे से चंचल मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें तेज हो गईं। कचरा जैसे लोग, एक कमजोर बूढ़े आदमी के साथ ऐसा करना अक्षम्य है। हाँ, इसलिए हमें उस कचरे को साफ करना होगा। मुझे तुम्हारे पैरों की जरूरत है। संदीप,
यमुना पार का मुख्यालय यमुना पार की एक पुरानी व्यावसायिक इमारत में है। यह भारी सुरक्षा में है और बाहरी लोगों के लिए पहुंचना आसान नहीं है। हमें वहां विक्रम द्वारा बनाए गए उपकरण लगाने होंगे। संदीप ने एक पल के लिए अपनी ठुड्डी को सहलाया, सोचते हुए। उसके दिमाग में वह पहले से ही इमारत की संरचना और घुसपैठ के रास्ते की कल्पना कर रहा था। दिलचस्प लगता है। सुरक्षा प्रणाली किस स्तर की है? यह किसी पेशेवर सुरक्षा कंपनी द्वारा स्थापित नहीं है। उन्होंने बस कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लेकिन गिरोह के सदस्य 24/7 गश्त करते हैं। मानव निगरानी अधिक कष्टप्रद प्रकार है। चिंता मत करो, संदीप ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं जा सकता। अगर कोई दरवाजा नहीं है तो मैं एक बना लूंगा। हमें कब चलना है? आज रात। अंजलि के दृढ़ उत्तर पर संदीप की आंखें चौड़ी हो गईं। आज रात? यह तो बिल्कुल आप जैसा है मैडम। ठीक है, चलो थोड़ा वार्म अप करते हैं। और इस तरह अंजलि की अनौपचारिक टीम का गठन हुआ। विक्रम दिमाग, संदीप हाथ और पैर, और अंजलि जो सब कुछ निर्देशित करेगी। 3 पूर्व और वर्तमान पैरा एसएफ सैनिकों ने भारत के दिल में अपना गुप्त अभियान शुरू करने का संकल्प लिया। उस रात, आधी रात को, यमुना पार की एक अंधेरी गली में संदीप ने काले काम के कपड़े पहने एक इमारत की छाया में छिपकर अपने लक्ष्य 5 मंजिला पुरानी व्यावसायिक इमारत को घूर रहा था। यमुना बिल्डिंग नाम की वह पूरी इमारत यमुना पार गिरोह का अड्डा थी। पहली मंजिल एक दिखावटी शेल कंपनी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल अवैध जुए के अड्डे थे। चौथी मंजिल गिरोह के सदस्यों के लिए एक छात्रावास थी। और 5वीं मंजिल बॉस सूरजभान का कार्यालय और अड्डा थी। लक्ष्य भवन में प्रवेश से 5 मिनट पहले, सब ठीक है? अंजलि की आवाज कान में लगे एक छोटे से ईयरपीस से आई। वह पास की एक इमारत की छत से एक उच्च शक्ति वाले टेलीस्कोप के साथ दृश्य का निर्देशन कर रही थी। यहां सब ठीक है, बस उन 2 बेवकूफों से निपटना है जो गश्त कर रहे हैं, और मैं सीधे अंदर जा सकता हूं। संदीप ने इमारत के पीछे धूम्रपान कर रहे और बात कर रहे 2 गिरोह के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा। विक्रम, तैयार हो? अंजलि ने फिर पूछा। हाँ मैडम, मैंने उनके फोन सिग्नल पकड़ लिए हैं। मैं ठीक 30 सेकंड के लिए उनके फोन जाम कर दूंगा। उस समय में उनसे निपटो। पास में खड़ी एक वैन के अंदर से विक्रम ने अपने लैपटॉप और जटिल उपकरणों का संचालन करते हुए जवाब दिया। यह उसके द्वारा बनाया गया एक पोर्टेबल जैमिंग डिवाइस था। ऑपरेशन शुरू। अंजलि के शांत आदेश के साथ विक्रम ने एंटर कुंजी दबाई। अचानक धूम्रपान कर रहे गिरोह के सदस्यों के फोन स्क्रीन एक साथ काले हो गए। अरे, यह क्या है? यह काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरा भी काम नहीं कर रहा है। लगता है नया फोन लेने का समय आ गया है। वे केवल कुछ सेकंड के लिए अपने फोन से विचलित हुए। उस संक्षिप्त क्षण में संदीप का शरीर अंधेरे से बाहर निकला। वह चुपचाप उनके पीछे पहुंचा और दोनों हाथों से उनकी गर्दन के पिछले हिस्से के नर्व पॉइंट्स पर सटीक वार किया। बिना एक भी आवाज निकाले दोनों गिरोह के सदस्य फर्श पर गिर गए और गहरी नींद में सो गए। संदीप ने गिरे हुए सदस्यों को जल्दी से गली के सबसे गहरे कोने में खींचकर छिपा दिया। काम हो गया, अंदर जा रहा हूं। उसने इमारत के पीछे एक पुराने गैस पाइप को पकड़ा और गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए आसानी से दीवार पर चढ़ने लगा। सक्रिय सेवा के दौरान खड़ी चट्टानों पर चढ़ने का उसका कौशल थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड में वह तीसरी मंजिल की खिड़की पर पहुंच गया। चुपचाप उसे अपने पहले से तैयार औजारों से खोला और अंदर घुस गया। अंदर सिगरेट के धुएं और शराब की गंध से भरा था। यह तीसरी मंजिल थी जहां अवैध जुआ अड्डा था। देर रात होने के बावजूद दर्जनों लोग जुए में डूबे हुए थे। संदीप एक वेंट के माध्यम से छत पर चढ़ गया और एक बिल्ली की तरह चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। उसके हाथ में विक्रम द्वारा बनाए गए छोटे वायरलेस कैमरे और सुनने वाले उपकरण थे। उसके 3 लक्ष्य थे। 5वीं मंजिल पर बॉस सूरजभान का कार्यालय, दूसरी मंजिल पर अकाउंटिंग कार्यालय जहां पैसे का प्रबंधन किया जाता था, और चौथी मंजिल पर लाउंज जहां गिरोह के सदस्य रहते थे। संदीप ने सावधानी से एक वेंट कवर खोला और प्रत्येक स्थान पर सबसे अगोचर स्थानों में उपकरण स्थापित करना शुरू कर दिया। पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट से भी कम समय लगा। स्थापना पूरी हुई। अब एक बोनस बाकी है। संदीप ने 5वीं मंजिल पर सूरजभान के कार्यालय के ठीक ऊपर एक वेंट से नीचे देखा।
सूरजभान कुछ गुर्गों के साथ गंभीर चेहरे के साथ बात कर रहा था। क्या बोनस? अंजलि के सवाल पर संदीप मुस्कुराया। मैं इस सज्जन के दराज में एक छोटा सा उपहार छोड़ने जा रहा हूं। उसने जो निकाला वह एक USB ड्राइव थी। इसमें विक्रम द्वारा बनाया गया एक विशेष हैकिंग प्रोग्राम था। इसे सूरजभान के निजी कंप्यूटर में प्लग करने से वे वास्तविक समय में यमुना पार के सभी आंतरिक डेटा को निकाल सकते थे। संदीप ने उस पल का फायदा उठाया जब सूरजभान और उसके गुर्गे थोड़ी देर के लिए कहीं और चले गए और बिजली की गति से कार्यालय में घुस गया। उसने USB को बॉस के कंप्यूटर के पीछे प्लग किया और चुपचाप वेंट में गायब हो गया। सब कुछ 10 सेकंड के भीतर हो गया। मिशन पूरा हुआ। सफाई से निकल रहा हूं इमारत से। सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के बाद संदीप फिर से अंधेरे में गायब हो गया। वैन में विक्रम ने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर उभर रहे अनगिनत डेटा को देखकर विजय की मुस्कान दी। लाइव कैमरा फीड, रियल टाइम ऑडियो और यमुना पार के सभी आपराधिक रिकॉर्ड्स की प्रतियां जो अभी अभी कॉपी होना शुरू हुई थीं। छत पर अंजलि, जो पूरी स्थिति देख रही थी, ने अपना टेलीस्कोप नीचे किया। उसका चेहरा ठंडा और दृढ़ था। ऑपरेशन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। अब यमुना पार की हर हरकत उसकी हथेली में थी। बाघ के पंजे अपने शिकार की गर्दन के एक कदम और करीब आ गए थे। अब असली शिकार शुरू होने वाला था। ठीक है, मेजर अंजलि वर्मा की कहानी और भी गहरी होती जा रही है। यहां अध्याय 4 से 6 तक की रोमांचक कहानी है। अध्याय 4, अंधेरे में आंखें और कान। विक्रम की दुकान अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ही दिनों में एक पूर्ण गुप्त ऑपरेशन नियंत्रण कक्ष में बदल गई थी। दुकान के पीछे का तंग भंडारण क्षेत्र, जो पहले एक गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, अब अंजलि द्वारा सेना से प्राप्त किए जा सकने वाले विभिन्न उपकरणों और विक्रम द्वारा अपने पैसे से खरीदे गए अत्याधुनिक उपकरणों से भरा था। दीवार पर लगे बड़े मॉनिटरों पर यमुना बिल्डिंग के अंदर के दर्जनों विभाजित स्क्रीन लगातार चमक रहे थे, जो यमुना पार के ठिकाने को दिखा रहे थे। गलियारे, कार्यालय, यहां तक कि शौचालय के प्रवेश द्वार तक उनकी हर हरकत को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। एक अन्य मॉनिटर पर वास्तविक समय में सुनी जा रही आवाजें एक तरंग के रूप में प्रदर्शित हो रही थीं, और एक और मॉनिटर पर विक्रम द्वारा लगाए गए हैकिंग प्रोग्राम द्वारा चुराए गए यमुना पार के आंतरिक लेखा, डेटा और गिरोह के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी पाठ के रूप में स्क्रॉल हो रही थी। यह स्थान अब यमुना पार के दिल को भेदने वाली आंखें और उनके सभी रहस्यों को सुनने वाले कान बन गया था। ये लोग पूरी तरह से कचरे का ढेर हैं। संदीप ने एक मॉनिटर की ओर इशारा करते हुए कहा। स्क्रीन पर रवि और कुछ अन्य गिरोह के सदस्य एक कर्जदार को बेरहमी से पीट रहे थे, जो अपना कर्ज नहीं चुका सका था। चीखें और गालियां स्पीकर के माध्यम से स्पष्ट रूप से आ रही थीं। यह सिर्फ स्थानीय गुंडों का स्तर नहीं है। पैसे के प्रवाह को देखते हुए अवैध जुए से होने वाली आय आधे से अधिक है, और बाकी सूदखोरी और नाइट क्लबों से उगाही के पैसे से आती है। वे एक सेल्युलर संरचना में काम कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग भी काफी पेशेवर तरीके से कर रहे हैं। विक्रम ने लेखा बहियों का विश्लेषण करते हुए कहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाच रही थीं। एनक्रिप्टेड फाइलों को डिक्रिप्ट करना और शेल खातों के प्रवाह को ट्रैक करना, वह एक साइबर क्राइम यूनिट के एक इक्का दुक्का एजेंट जैसा लग रहा था। अंजलि ने अपनी बाहें मोड़कर चुपचाप मुख्य मॉनिटर को देखा, जो 5वीं मंजिल पर अध्यक्ष के कार्यालय को दिखा रहा था। स्क्रीन पर बॉस सूरजभान महंगी व्हिस्की पी रहा था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। सुनने वाले उपकरण के माध्यम से उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हाँ विधायक जी, बिल्कुल, बस इस पुनर्विकास परियोजना का ध्यान रखें और मैं निश्चित रूप से आपके बुढ़ापे का ख्याल रखूंगा। हाँ 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 हाँ, मैं जल्द ही आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा विधायक, अंजलि ने धीरे से कहा। विक्रम ने तुरंत नाम खोजना शुरू कर दिया। मिल गया। रमेश गुप्ता, दिल्ली नगर निगम के सदस्य। वह शहरी नियोजन समिति के सदस्य हैं। उनके पास यमुना पार क्षेत्र में पुनर्विकास परियोजनाओं को प्रभावित करने की शक्ति है, तो यह सिर्फ व्यापारियों से पैसे ऐंठने से कहीं ज्यादा है। वे पुनर्विकास के मुनाफे का फायदा उठाने के लिए राजनेताओं के साथ मिलीभगत करने की कोशिश कर रहे हैं। अंजलि की आंखें और भी ठंडी हो गईं। मामला और भी जटिल और गंदा होता जा रहा था। यह बुराई का एक विशिष्ट चक्र था। कमजोर व्यापारियों को कुचलना,
उनके आंसुओं से अपने महल बनाना और भ्रष्ट राजनेताओं के साथ हाथ मिलाकर और भी अधिक धन और शक्ति प्राप्त करना, उसके दादाजी के कंटेनर को नष्ट करना, उस विशाल दुष्टता की शुरुआत में सिर्फ एक छोटी सी लहर थी। मैडम, लगता है उनका अगला लक्ष्य तय हो गया है। संदीप ने एक मॉनिटर की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर यमुना पार का एक एक्शन कमांडर अपने अधीनस्थों को निर्देश दे रहा था। कल शाम तक दिल्ली दरबार से पैसे ले आओ। वह बूढ़ा आदमी अड्डा हुआ है, लेकिन इस बार हम उसे घुटनों पर ला देंगे। पता करो कि उसका बेटा किस स्कूल में पढ़ता है। दिल्ली दरबार यह यमुना पार क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पुराना रेस्तरां था जो दशकों से एक ही स्थान पर था। यह एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान था जिसने पीढ़ियों से अपने व्यंजनों के स्वाद को बनाए रखा था, ठीक उसके दादाजी की तरह, जिन्होंने लंबे समय तक ईमानदारी से अपना व्यवसाय चलाया था। यमुना पार इसे एक उदाहरण के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता था ताकि अन्य व्यापारियों के प्रतिरोध की इच्छा को पूरी तरह से कुचल दिया जा सके। उन कमीनों ने परिवार को भी निशाना बनाया। संदीप के चेहरे पर गुस्सा छा गया। अंजलि ने चुपचाप स्क्रीन को घूर कर देखा। दिल्ली दरबार के बुजुर्ग मालिक के चेहरे पर उसने अपने दादाजी के निराश चेहरे को देखा। वह और पीड़ितों को बनने नहीं दे सकती थी। अब समय आ गया है, अंजलि ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज स्टील की तरह दृढ़ थी। पहला लक्ष्य दिल्ली दरबार की रक्षा करना है, लेकिन हमें सिर्फ उन्हें रोकना नहीं है, हमें इस अवसर का उपयोग उनके दिलों में भय पैदा करने के लिए करना होगा। यह भय की एक अदृश्य शक्ति है जो उनके बारे में सब कुछ जानती है और उनका न्याय कर रही है। अंजलि एक बड़े व्हाइट बोर्ड के पास गई जिसका उपयोग ऑपरेशन बोर्ड के रूप में किया जाता था। उसने एक मार्कर उठाया और यमुना बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट और गिरोह के सदस्यों की तस्वीरों वाले बोर्ड पर रेखाएं खींचना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में एक आदर्श ऑपरेशन योजना पहले से ही बन चुकी थी। विक्रम, तुम विधायक गुप्ता और सूरजभान के बीच के रिश्ते की ओर गहराई से जांच करो। तुम्हें उन दोनों के बीच रिश्वत के लेन देन का सबूत ढूंढना होगा। फोन रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ ठोस सबूत हासिल करो। हाँ मैडम, यह मेरी विशेषता है, विक्रम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। संदीप, तुम कल मेरे साथ चलोगे। हम भूत बन जाएंगे, उनकी आंखों के लिए अदृश्य, लेकिन उनकी हर चीज को नष्ट करने वाले भूत। अंजलि की आंखें चमक उठीं। संदीप ने चुपचाप सिर हिलाया। उसका दिल लंबे समय बाद धड़कने लगा था। सक्रिय सेवा के दौरान दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करने से ठीक पहले का तनाव और उत्साह उसके पूरे शरीर में फैल गया था। ऑपरेशन का नाम घोस्ट है। अंजलि ने व्हाइट बोर्ड पर 2 शब्द लिखे। अब से हम यमुना पार का दुःस्वप्न बन जाएंगे। उसकी घोषणा के साथ पुराने गोदाम में हवा तन गई। तीनों ने चुपचाप एक दूसरे के चेहरों को देखा। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उनकी आंखें पहले से ही भारत के शीर्ष एजेंटों की आंखों में बदल गई थीं। यह राष्ट्र द्वारा आदेशित मिशन नहीं था, लेकिन वे अब अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दे रहे थे, अपनी हर चीज को दांव पर लगाकर न्याय की रक्षा करने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए उनकी अपनी लड़ाई। अगली शाम तक उन्होंने बिना सोए रात भर ऑपरेशन की तैयारी की। विक्रम ने यमुना पार के संचार नेटवर्क को हैक किया और सूरजभान और विधायक गुप्ता के बीच काले धन के लेन देन को ट्रैक किया, और संदीप ने दिल्ली दरबार के आसपास के इलाके का अध्ययन किया और सबसे अच्छे घुसपैठ और भागने के मार्गों को याद किया। अंजलि ने समग्र ऑपरेशन का समन्वय किया और साथ ही अपने शरीर को चरम स्थिति में लाया। उसने घंटों मार्शल आर्ट प्रशिक्षण और शारीरिक कंडीशनिंग की, जैसा कि वह हर दिन यूनिट में करती थी। उसने अपने गुस्से को ठंडा किया और अपने तर्क को तेज किया। उसने खुद को केवल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक आदर्श मानव हथियार के रूप में फिर से बनाया, और अंत में निर्णायक क्षण आ गया। यमुना पार की एक अंधेरी गली में दिल्ली दरबार के पुराने साइन बोर्ड की रोशनी खतरनाक रूप से टिमटिमा रही थी। उस रोशनी के नीचे एक काली सेडान रुकी। कार से रवि सहित 4 यमुना पार गिरोह के सदस्य निकले। उनके चेहरों पर एक नीच मुस्कान थी। वे आज रात उस जिद्दी बूढ़े आदमी की दुकान को तबाह करने के विचार से उत्साहित थे, लेकिन वे नहीं जानते थे जिस क्षण वे बाहर निकले वे एक अदृश्य शिकारी की नजरों में आ गए थे। सड़क के उस पार एक इमारत की छत पर घने अंधेरे में 2 जोड़ी आंखें उन्हें ठंड से देख रही थीं। ए टीम सामने का दरवाजा, बी टीम पीछे का दरवाजा। रवि ने अहंकार से इशारा किया और दिल्ली दरबार की ओर बढ़ा।
वह और एक अन्य गिरोह का सदस्य आगे बढ़े और अन्य दो पिछले दरवाजे पर गए। उनकी योजना दुकान के अंदर के बुजुर्ग दंपति को पूरी तरह से डराने की थी। सड़क के उस पार इमारत की छत पर अंजलि ने नाइट विजन गॉगल्स से लैस टेलीस्कोप से उनकी हर हरकत को ट्रैक किया। उसके बगल में लेटा हुआ संदीप पहले से ही एक काले नकाब से अपना चेहरा ढंक चुका था। विक्रम, तैयार हो? अंजलि ने अपने छोटे ईयरपीस में फुसफुसाया। तैयार मैडम। वे पहले दुकान के अंदर के सीसीटीवी को तोड़ देंगे। मैंने उस लाइन को पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया है। स्क्रीन सामान्य रूप से रिकॉर्ड होती रहेगी, लेकिन वे जिस मॉनिटर को देखेंगे वह एक लूप वीडियो दिखाएगा। विक्रम की आत्मविश्वास से भरी आवाज आई। अच्छा संदीप, तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं। 1 मिनट पर्याप्त से अधिक है। संदीप ने जवाब देने के बजाय अपना शरीर उठाया। उसने छत की रेलिंग से बंधी एक रस्सी से खुद को बांधा और बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद गया। उसका शरीर चुपचाप अंधेरे में विलीन हो गया। एक काले तेंदुए की तरह वह इमारत के बाहरी हिस्से से नीचे उतरा और कुछ ही सेकंड में दिल्ली दरबार के पीछे की गली में घुस गया। उस समय रवि ने दुकान का दरवाजा जोर से खोला और अंदर चला गया। अरे बूढ़े, धंधा कैसा चल रहा है? हम अपना पैसा लेने आए हैं। उसकी कर्कश आवाज शांत दुकान में गूंज उठी। रसोई से निकले बुजुर्ग दंपति के चेहरे सफेद पड़ गए। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने क्या गलत किया है? गलत? तुमने हमें अपना पैसा नहीं दिया, यही गलत है। आज हम पिछली बार की तरह आसानी से नहीं जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप दुकान छोड़ने के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो वे सुंदर प्लेटें जो तुमने वहां सजाई हैं टुकड़ों में बिखर सकती हैं। रवि ने प्रदर्शन कैबिनेट में प्लेटों की ओर इशारा करते हुए धमकी दी। उसके एक गुर्गे ने कैश रजिस्टर के पास एक छोटा सीसीटीवी कैमरा देखा, मुस्कुराया और एक डंडे से कैमरे को तोड़ दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे सुपा त्राइस बाथत बी। उन्होंने जो तोड़ा वह एक नकली कैमरा था और असली कैमरा छत के वेंटिलेटर में छिपा हुआ था, जो उनकी हर क्रूरता को रिकॉर्ड कर रहा था। इस बीच दुकान के पिछले दरवाजे पर गए 2 गिरोह के सदस्य एक बंद दरवाजे से जूझ रहे थे। अरे, यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? शायद यह बंद है, बस इसे तोड़ दो। जैसे ही एक ने अपने कंधे से दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, उसे अपने पीछे से एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि दरवाजा इस तरह खुलता है। दोनों गिरोह के सदस्य चौंक कर पीछे मुड़े। वहां एक काले नकाब वाला आदमी खड़ा था, जो न जाने कहां से प्रकट हुआ था। अंधेरी गली में जहां चांद की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, वह एक भूत की तरह लग रहा था। तुम कौन हो? एक ने चिल्लाकर उस पर हमला किया, लेकिन उसका मुक्का हवा में चला गया। संदीप ने अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा घुमाकर उसके हमले से बचा और साथ ही उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। एक अशुभ छटक की आवाज के साथ गिरोह का सदस्य चीख पड़ा। बचा हुआ सदस्य डर गया और अपनी जेब से चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन संदीप के पैर तेज थे। उसके पैर ने सटीक रूप से उसके हाथ पर वार किया और चाकू एक टन की आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। एक और लात ने गिरोह के सदस्य के पेट पर सटीक वार किया। एक उफ की आवाज के साथ वह बड़ा आदमी मुंह से झाग निकालते हुए गिर गया। संदीप ने केवल 10 सेकंड में 2 मजबूत आदमियों को पूरी तरह से काबू कर लिया। उसने गिरे हुए 2 लोगों के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें गली के सबसे दूर कोने में फेंक दिया। पिछला दरवाजा साफ है। 30 सेकंड लगे। संदीप की रिपोर्ट ईयरपीस से आई। अंजलि ने संक्षिप्त उत्तर दिया, अच्छा काम किया। अब चरण 2 शुरू हो रहा है। अंजलि ने टेलीस्कोप से अपनी आंखें हटाईं और पास में रखे एक छोटे नियंत्रक को उठाया। यह विक्रम द्वारा विशेष रूप से बनाया गया एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस था। दुकान के अंदर रवि बुजुर्ग दंपति को धमकाने की अपनी धमकियों को बढ़ा रहा था। जल्दी फैसला करो बूढ़े, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। जैसे ही वह चिल्लाया, दुकान की सभी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। एक धमाके की आवाज के साथ पूर्ण अंधकार छा गया। क्या हुआ? बिजली चली गई? रवि और उसका गुर्गा घबराकर चिल्लाए। बुजुर्ग दंपति भी डर से चीख पड़े। बिजली बंद। अब ध्वनि प्रभाव आ रहा है। विक्रम की आवाज ईयरपीस से आई। उस पल दुकान में लगे स्पीकरों से एक भयानक आवाज आने लगी। जो आवाज पहले एक हल्की सिसकी की तरह लग रही थी, वह धीरे धीरे तेज होती गई और एक महिला की तीखी चीख में बदल गई। जैसे किसी हॉरर फिल्म का एक दृश्य हो। चारों ओर से गूंजती चीखों ने गिरोह के सदस्यों को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया। आह, यह क्या आवाज है?
भूत, भूत आ गया है। ठीक उसी समय अंधेरे में से कुछ हवा को चीरता हुआ आया और रवि के गुर्गे के सिर के पिछले हिस्से पर सटीक वार किया। एक धम्म की भारी आवाज के साथ वह गिर गया। यह अंजलि द्वारा छत से दागी गई एक रबर की गोली थी। यह गैर घातक थी, लेकिन इसका प्रभाव एक भारी डंडे से मारे जाने जैसा था। आह, कौन है वहां, कौन है? पूर्ण अराजकता में रवि ने पागलों की तरह हवा में मुक्के मारे। उस पल किसी ने उसके कान में बर्फ की तरह ठंडी आवाज में फुसफुसाया, यह उन चीजों का बदला लेने का समय है जिन्हें तुमने नष्ट किया है, रवि। आवाज का स्रोत संदीप था, जो चुपचाप दुकान में घुस गया था। रवि चिल्लाया और मुड़ा, लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वह एक शक्तिशाली कोहनी का वार था। संदीप की कोहनी ने सटीक रूप से उसकी ठुड्डी पर वार किया और रवि बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। दुकान के अंदर और बाहर के सभी 4 गिरोह के सदस्य काबू में कर लिए गए थे और बुजुर्ग दंपति सुरक्षित और स्वस्थ थे। संदीप बुजुर्ग दंपति के पास गया और धीमी आवाज में कहा, क्या आप ठीक हैं? पुलिस जल्द ही आएगी, बस उन्हें बताएं कि हम राहगीर थे। उसने अपनी बात खत्म की और फिर से अंधेरे में गायब हो गया। कुछ मिनटों बाद दुकान की बत्तियां फिर से जल गईं और विक्रम की एक गुमनाम सूचना पर पुलिस पहुंची। दुकान के अंदर 2 बेहोश गिरोह के सदस्य, उनके द्वारा लाया गया धमकी भरा समझौता और उनके अपराधों को रिकॉर्ड करने वाला सीसीटीवी फुटेज था। गली में 2 और गिरोह के सदस्य हाथ पैर बंधे पाए गए और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामला धर्मी नागरिकों की सूचना और बहादुरी के कारण सुलझ गया। उसी समय दिल्ली के एक आलीशान रेस्तरां के एक निजी कमरे में यमुना पार का बॉस सूरज भान विधायक गुप्ता का मनोरंजन करने में व्यस्त था। विधायक जी, कृपया इस पुनर्विकास परियोजना का ध्यान रखें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। सूरज भान ने एक मोटा लिफाफा विधायक के सामने खिसकाया। विधायक ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए लिफाफा लेने की कोशिश की। ठीक उसी समय निजी कमरे में लगे उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो स्पीकर से अचानक एक कर्कश आवाज आई और फिर उन दोनों की आवाजें आने लगीं। मैं निश्चित रूप से आपके बुढ़ापे का ख्याल रखूंगा। इस पुनर्विकास परियोजना के बारे में चिंता मत करो, मैं आप पर भरोसा करता हूं। यह उन दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत थी जिसे अंजलि के ठिकाने पर सुना गया था। विक्रम ने रेस्तरां के वाईफाई नेटवर्क को हैक कर लिया था और ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से रिकॉर्डिंग चला दी थी। यह क्या है? सूरज भान और विधायक का चेहरा सफेद पड़ गया। हमारी बातचीत किसने रिकॉर्ड की? जैसे ही वे एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहे थे, विधायक का फोन बजा। कॉलर आईडी छिपी हुई थी। जब उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो एक मशीनी आवाज आई, विधायक गुप्ता, हम आपके काले सौदों को देख रहे हैं। अगर तुम सूरज भान के साथ डूबना नहीं चाहते तो अभी वहां से निकल जाओ। यह पहली चेतावनी है। फोन कट गया। विधायक गुप्ता का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपनी सीट से उछल पड़ा। उसने सूरज भान को घृणा और भय से भरी आंखों से देखा, पैसे के लिफाफे को नजरअंदाज किया और पागलों की तरह निजी कमरे से बाहर भागा। अरे विधायक जी, यह क्या हो रहा है? विधायक जी! अकेला छोड़ दिया गया सूरज भान कांप रहा था। सब कुछ गड़बड़ हो गया था। उसकी आदर्श योजना एक पल में बिखर गई थी। कोई है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमारा मजाक उड़ा रहा है और हमें नष्ट कर रहा है। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम। अंजलि और 2 लोग मॉनिटर के माध्यम से पूरी स्थिति देख रहे थे। यह बहुत अच्छा है, वे दोनों अब कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, संदीप ने खुशी से हंसते हुए कहा। हमने तत्काल आग बुझा दी है, लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होगा, विक्रम ने कहा। अंजलि ने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, यह तो बस शुरुआत है। हमने सिर्फ सांप की पूंछ काटी है। अब वे और भी संवेदनशील और हिंसक हो जाएंगे, लेकिन साथ ही अंदर से दरारें पड़ने लगेंगी। उसकी नजर सूरज भान को दिखाने वाले मॉनिटर पर टिकी थी। वह गुस्से और डर से अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था। अब यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। हमें उन्हें खुद को नष्ट करने के लिए मजबूर करना होगा। पहला जवाबी हमला सफल रहा, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। यमुना बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर सूरज भान का ऑफिस पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। महंगी व्हिस्की की बोतलें और एशर ट्रे फर्श पर बिखरे पड़े थे और आलीशान चमड़े का सोफा ऐसे फटा हुआ था जैसे उसे चाकू से काटा गया हो। सूरज भान खून से भरी आंखों से अपने घुटनों पर बैठे गुर्गों को घूर रहा था। उनमें रवि भी था,
जिसे पुलिस स्टेशन से छूटते ही खींच कर लाया गया था। तुम सब बेकार हो, एक छोटी सी दुकान को नहीं संभाल सके और चारों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और तो और तुमने विधायक जी के साथ मेरी मुलाकात भी बर्बाद कर दी। सूरजभान की दहाड़ पर उसके गुर्गे अपना सिर भी नहीं उठा सके। मुझे माफ कर दो बॉस, लेकिन यह बहुत अजीब था। अचानक बिजली चली गई और कहीं से भूतिया आवाजें आने लगी। वहां निश्चित रूप से कोई था, एक नकाबपोश आदमी था। रवि ने हताश होकर बहाना बनाया, लेकिन इससे सूरजभान का गुस्सा और भड़क गया। भूत, नकाब, लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। सूरजभान ने रवि के कंधे पर लात मारी, लेकिन उसके मन में भी एक अवर्णनीय बेचैनी पनप रही थी। दिल्ली दरबार में हुई अजीब घटनाएं और विधायक के साथ हुई मुलाकात, यह सब एक साधारण संयोग मानने के लिए बहुत ही सुनियोजित लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य रूप से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। क्या यह अंदर का काम है या किसी दूसरे गिरोह का? सूरजभान ने अपने गुर्गों को संदेह की नजर से देखा। वह मानता था कि वे सभी उसके प्रति वफादार हैं, लेकिन अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशन कंट्रोल रूम। तीनों लोग अपनी सांस रोके मॉनिटर के माध्यम से दृश्य देख रहे थे, जैसा कि अपेक्षित था। आंतरिक विभाजन शुरू हो गया है, संदीप ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें आग में और घी डालना होगा। अंजलि ने विक्रम को इशारा किया। विक्रम ने सिर हिलाया और कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य यमुना पार के वित्त का प्रबंधन करने वाला एक मध्य स्तर का प्रबंधक था, जिसका नाम चेतन था। मैं चेतन के गुप्त खाते के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करूंगा। मैं बस कुछ नंबर बदल दूंगा ताकि ऐसा लगे कि उसने पैसे का गबन किया है। विक्रम की उंगलियों की हरकतों से मॉनिटर पर लेखा बही के नंबर थोड़े बदल गए। अरबों के गुप्त धन में से केवल कुछ लाख, लेकिन संदेह के बीज बोने के लिए यह पर्याप्त राशि थी। अगली सुबह सूरजभान, जो पूरी रात नहीं सोया था, एक रिपोर्ट प्राप्त कर रहा था। तो इस महीने कुल संग्रह कितना है? बॉस, थोड़ी गड़बड़ है। रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 50 लाख रुपए कम है। चेतन ने पसीना बहाते हुए सूचना दी। क्या 50 लाख कम है? सूरजभान की आंखें चमक उठीं। कल से चल रही अशुभ घटनाओं के साथ अब पैसे भी गायब होने लगे थे और उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। कोई अंदर से उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। चेतन, तुम मेरे साथ कितने समय से काम कर रहे हो? जी, लगभग 10 साल हो गए हैं बॉस। 10 साल, यह एक लंबा समय है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक कुत्ता जिसे आपने 10 साल तक पाला है, अगर वह भूखा है तो वह भी अपने मालिक के टखने को काट सकता है। सूरजभान की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। चेतन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन सूरजभान, जो पहले से ही संदेह में डूबा हुआ था, ने उसकी एक न सुनी। उस दिन के बाद यमुना पार के भीतर अविश्वास का साया गहरा गया। सूरजभान ने अपने सभी अधिकारियों पर संदेह करना शुरू कर दिया और उनकी जासूसी करने लगा, और अधिकारी एक दूसरे से मुकाबला करने और जीवित रहने के लिए संघर्ष करने लगे। जो संगठन ठोस लग रहा था, वह अदृश्य दरारों के कारण धीरे धीरे सड़ रहा था। अंजलि की टीम यहीं नहीं रुकी। संदीप ने एक प्रतिस्पर्धी गिरोह को झूठी सूचना दी कि यमुना पार उनके इलाके में नाइट क्लबों को निशाना बना रहा है। नतीजतन यमुना पार क्षेत्र में यमुना पार और अन्य गिरोहों के बीच छोटी मोटी झड़पें आम हो गईं। सूरजभान इस विचार से और भी उन्मत्त हो गया कि वह दुश्मनों से घिरा हुआ है। कुछ दिनों बाद अंजलि ने अपने दादाजी से मिलने के लिए कुछ समय निकाला। टूटा हुआ कंटेनर अभी भी वहां एक भद्दे अवशेष की तरह पड़ा था। पास के एक कमरे में रहने वाले उसके दादाजी इस बीच काफी कमजोर हो गए थे। अपने जीवन भर के गौरव को खो चुके बूढ़े आदमी ने जीने की इच्छा भी खो दी थी। दादाजी, क्या आपने कुछ खाया? अंजलि ने जो दलिया लाई थी उसे देते हुए पूछा। राकेश ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मुझे भूख नहीं है, लेकिन आपको कुछ खाना चाहिए। आपको फिर से खड़े होने के लिए अपनी ताकत वापस पानी होगी। खड़े होकर मैं क्या करूंगा? सब कुछ खत्म हो गया है। राकेश की खाली आंखों को देखकर अंजलि का दिल टूट गया। उसने चुपचाप अपने दादाजी की पीठ थपथपाई। क्या उसका बदला वास्तव में उसके दादाजी के घावों को भर सकता है? उसे दोषी महसूस हुआ। शायद वह सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। जब तक इस सब को शुरू करने वालों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक वह रुकने वाली नहीं थी।
अपने दादाजी के टूटे हुए स्वाभिमान को फिर से बनाने के लिए उसे इसे अंत तक देखना था। अपने ठिकाने पर लौटी अंजलि की आंखें और भी दृढ़ हो गई थीं। सूरजभान जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है, उसने मॉनिटर को देखते हुए कहा। निगरानी स्क्रीन पर सूरजभान किसी से गुप्त रूप से फोन पर बात कर रहा था। विधायक गुप्ता से उसका संबंध टूटने और आंतरिक कलह और बाहरी संघर्षों के कारण उसके पैसे का स्रोत सूख जाने के बाद वह एक जोखिम भरा जुआ खेलने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, माल मुंबई बंदरगाह के रास्ते आ रहा है ना? मैं आपको लेन देन का स्थान और समय फिर से बताऊंगा। अगर यह सफल होता है तो हमारी पैसे की समस्या एक ही बार में हल हो जाएगी। विक्रम ने फोन पर हुई बातचीत का विश्लेषण करते हुए कहा। मुंबई बंदरगाह, यह एक तस्करी का सौदा लगता है। यह काफी बड़ा लगता है। आखिरकार सांप अपना सिर बाहर निकाल रहा है, संदीप ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अंजलि की आंखें चमक उठीं। अब तक उनका ऑपरेशन सांप के शरीर को हिलाकर उसे भ्रमित करने के लिए था, लेकिन अब यह अलग था। वे खुद ही विनाश के रास्ते पर चल रहे थे। अगर वे तस्करी के दृश्य पर छापा मारते तो वे यमुना पार के पैसे के स्रोत को पूरी तरह से काट सकते थे और पूरे संगठन को खत्म करने के लिए निर्णायक सबूत हासिल कर सकते थे। जैसे ही लेन देन की तारीख और स्थान की पुष्टि हो जाती है, हम अंतिम ऑपरेशन योजना बनाएंगे, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीर दृढ़ संकल्प था। ऑपरेशन का नाम जजमेंट डे है। हम इस ऑपरेशन के साथ सब कुछ खत्म कर देंगे। स्क्रीन पर सूरजभान, जो कुछ भी नहीं जानता था, अपनी अंतिम हताश चाल की तैयारी कर रहा था। वह उस विशाल जाल से अनजान था जो उसे घेर रहा था और उस शिकारी से जो जाल फेंक रहा था। और इस तरह यमुना पार के अंधेरे में न्याय के लिए अनौपचारिक युद्ध अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। अब केवल सांप की गर्दन को साफ साफ काटना बाकी था। अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे गोदाम। तात्कालिक ऑपरेशन नियंत्रण कक्ष में हवा पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण थी। मॉनिटरों की नीली रोशनी ने अंधेरे में तीनों के गंभीर चेहरों को रोशन किया। कई दिनों की लगातार निगरानी और ट्रैकिंग के बाद आखिरकार जजमेंट डे की विशिष्ट रूपरेखा सामने आ गई। लक्ष्य समय कल रात 11 बजे है। स्थान मुंबई बंदरगाह, 7वीं गोदी, बंद गोदाम नंबर 4 है। अंजलि ने मुंबई बंदरगाह की एक उपग्रह तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज नीची और शांत थी, लेकिन उसमें एक कमांडर की तीव्र इच्छा थी जो एक निर्णायक लड़ाई का सामना कर रहा हो। लेन देन की वस्तु स्विस निर्मित नकली घड़ियां हैं, जिन्हें सुपर क्लोन के रूप में जाना जाता है। वास्तविक मूल्य के संदर्भ में यह लगभग 300 करोड़ रुपए का माल है। यह सूरजभान के लिए एक ही बार में वापसी करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। विक्रम ने हैक किए गए लेन देन के रिकॉर्ड को स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हुए समझाया। यह एक विशिष्ट तस्करी का तरीका था। कंटेनर जहाजों के माध्यम से तस्करी किए गए माल को एक भ्रष्ट बंदरगाह सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से एक बंद गोदाम में ले जाया जाता था और नकदी के बदले में बदला जाता था। व्यापार भागीदार एक चीनी ट्रायड से संबद्ध एक तस्करी सिंडिकेट है। वे भी कोई साधारण लोग नहीं है। मौके पर कम से कम 15 यमुना पार के मुख्य सदस्य और 5 से अधिक चीनी सदस्य होंगे, संभवतः सशस्त्र। संदीप ने एकत्र की गई जानकारी को जोड़ा। यह एक साधारण गिरोह का सफाया नहीं था। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जहां केवल 3 लोगों को खतरनाक अपराधियों का सामना करना पड़ता था, जो शायद आग्नेयास्त्रों से भी लैस हों। असफलता का मतलब मौत हो सकता था। जोखिम बहुत अधिक है। हमें पुलिस को जानकारी देनी चाहिए, विक्रम ने सावधानी से सुझाव दिया, लेकिन अंजलि ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर हम इसे पुलिस को सौंपते हैं तो वे सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ेंगे और सूरजभान बच निकलेगा। वह किसी न किसी तरह कानून से बच जाएगा और बदला हमारे दादाजी और हमारे आसपास के लोगों की ओर अकल्पनीय तरीकों से आएगा। हमने यह लड़ाई शुरू की है और हमें ही इसे खत्म करना होगा। उसके दृढ़ शब्दों के बाद कोई और तर्क नहीं था। मैं ऑपरेशन योजना के बारे में बताऊंगी। अंजलि ऑपरेशन बोर्ड के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह से वैसी ही थीं जैसी वे 707वीं में एक आतंकवाद विरोधी अभियान का निर्देशन करते समय थीं। विक्रम, तुम मैदान में नहीं उतरोगे। तुम इस ट्रक को एक मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में उपयोग करोगे और हमें 2 किलोमीटर के दायरे से समर्थन दोगे। अंजलि ने एक डिलीवरी ट्रक की ओर इशारा किया जो बाहर से साधारण लग रहा था,
लेकिन अंदर विक्रम द्वारा संशोधित अत्याधुनिक संचार उपकरणों से भरा था। तुम्हारे 3 काम हैं। पहला, मुंबई बंदरगाह के सभी सीसीटीवी और सुरक्षा प्रणालियों पर नियंत्रण करो, उनकी आंखें बंद करो और हमारी आंखें बनो। दूसरा, उनके सभी संचार नेटवर्कों को जाम कर दो ताकि वे बाहर से संपर्क न कर सकें। तीसरा, लेकिन पॉइंट आर के भी काम की 2000 केडी संपर्क को खीबी। ऑपरेशन शुरू होते ही बंदरगाह के विपरीत दिशा में एक छोटा सा विचलन पैदा करो ताकि सुरक्षा कर्मियों का ध्यान बढ़ जाए। चिंता मत करो, मैं मुंबई बंदरगाह की सुरक्षा प्रणाली को अपनी धुन पर नचा दूंगा। विक्रम की आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। संदीप, तुम घोस्ट हो। ऑपरेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले तुम लक्ष्य गोदाम में सबसे पहले घुसपैठ करोगे। बाहरी संतरियों को चुपचाप खत्म करो और उनके भागने के सभी वाहनों को निष्क्रिय कर दो। तुम्हें हमारे भागने का रास्ता सुरक्षित करना होगा और दुश्मनों के भागने के रास्ते को रोकना होगा। यह मेरी विशेषता आंख सकते करते हैं, यह मेरी कांठा है। मैं एक भी चूहे को बाहर नहीं निकलने दूंगा। संदीप ने अपने उपकरणों की जांच करते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया। और मैं हथौड़ा हूं। जब संदीप रास्ता साफ कर देगा तो मैं सामने से प्रवेश करूंगा और उन पर हमला करूंगा। लक्ष्य एक है, सूरजभान सहित सभी प्रमुख लोगों को काबू में करना और तस्करी के माल और लेन देन के रिकॉर्ड को सुरक्षित करना। अंजलि ने अपनी भूमिका समझाते हुए मेज पर रखे उपकरणों को एक एक करके उठाना शुरू कर दिया। कोई सैन्य ग्रेड हथियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो गैर घातक विशेष उपकरण तैयार किए थे वे अधिकांश आग्नेयास्त्रों की तुलना में अधिक कुशल और शक्तिशाली थे। शक्तिशाली करंट वाले टेजर गन, क्षण भर के लिए दृष्टि और श्रवण को अक्षम करने वाले स्टन ग्रेनेड, आंसू गैस वाले स्मोक ग्रेनेड और उनके मुक्के और लातें जो स्टील को भी तोड़ सकती थीं। जब पूरी योजना की जानकारी समाप्त हो गई तो गोदाम में एक भारी खामोशी छा गई। तीनों ने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखा। एक समय वे राष्ट्र के आदेश पर जीवन और मृत्यु का सामना करने वाले कॉमरेड थे। अब वे एक व्यक्ति के न्याय के लिए एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालने वाले साथी थे। जिंदा रहकर एक साथ चाय पिएंगे, जिंदा रहकर, अंजलि ने धीरे से कहा। यह न तो कोई आदेश था और न ही कोई वादा, बल्कि एक सच्ची इच्छा थी। बिल्कुल, और नाश्ते में मेरे पसंदीदा समोसे होने चाहिए, संदीप ने हंसने की कोशिश करते हुए मजाक किया। विक्रम ने भी अपने गंभीर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दी। जाने से ठीक पहले इंटेक्टेड डाट गाइक ओन है, एक ई का खोरे के साथ जाने की याद की। अंजलि ने अपने सैन्य बैकपैक के सबसे गहरे हिस्से से एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह उसके दादाजी की जवानी की एक तस्वीर थी जिसमें वे उसे अपने कंधों पर बैठाकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर में उसके दादाजी के हाथ उतने खुरदरे नहीं थे जितने अब हैं, और उनकी मुस्कान इतनी गर्मजोशी भरी थी कि दुनिया की सारी चिंताएं भुला दे। मुझे यह मुस्कान वापस लानी होगी। निश्चित रूप से अंजलि ने तस्वीर को सावधानी से वापस रख दिया। उसकी आंखों में जो क्षणिक भावना थी वह गायब हो गई। एक हाथ और केवल स्टील जैसी दृढ़ता रह गई। निर्णायक दिन की रात मुंबई बंदरगाह की हवा में समुद्र की नमकीन गंध, तेल की गंध और एक ठंडे तनाव से भरी थी। विशाल क्रेनें अंधेरे में राक्षसों की तरह खड़ी थीं और कभी कभी मालवाहक ट्रक अपनी रोशनी चमकाते हुए गुजरते थे, लेकिन बंदरगाह ज्यादातर शांत था। नियत स्थान से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क के किनारे विक्रम एक डिलीवरी ट्रक के अंदर अपने लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए हुए कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। दर्जनों सीसीटीवी छवियां उसके मॉनिटर पर चमक उठीं और गायब हो गईं। सुरक्षा प्रणाली पर नियंत्रण पूरा। अब से बंदरगाह की सभी आंखें मेरे नियंत्रण में हैं। गोदाम नंबर 4 के आसपास 4 संतरी हैं। वे 2 के जोड़े में घूम रहे हैं। विक्रम की आवाज अंजलि और संदीप के कानों में लगे संचार उपकरणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से आ रही थी। वे दोनों गोदाम नंबर 4 से लगभग 200 मीटर दूर कंटेनरों के ढेर की छाया में छिपे हुए थे। उन्होंने काले विशेष ऑपरेशन सूट पहने हुए थे और उनके चेहरों पर छलावरण क्रीम लगी हुई थी, जिससे वे अंधेरे के साथ पूरी तरह से एक हो गए थे। तभी कई काली सेडानें गोदाम के सामने आकर रुकी। आखिरी कार जो रुकी उसमें से आखिरकार सूरजभान निकला। उसके पीछे पैसे के बैग लिए हुए गुर्गे और चीनी तस्करी सिंडिकेट के सदस्य लग रहे लोग एक एक करके उतरे। अंजलि ने उच्च प्रदर्शन वाले नाइट विजन गॉगल्स के माध्यम से उनके प्रत्येक चेहरे की पुष्टि की।
सूरजभान, रवि, चेतन, यमुना पार के सभी मुख्य सदस्य वहां थे। यह उन सभी को एक ही बार में पकड़ने का एक सुनहरा अवसर था। गोदाम का विशाल लोहे का दरवाजा खुला और वे सभी अंदर चले गए। जैसे ही लोहे का दरवाजा फिर से बंद हुआ, गोदाम के आसपास केवल 4 संतरी रह गए। अंजलि ने अपना संचारक अपने मुंह के पास लाया। घोस्ट, तुम्हारा मंच है। संदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगलियों से एक ओके का संकेत दिया। फिर धुएं के एक गुबार की तरह वह कंटेनरों की छाया में गायब हो गया। अब खून खराबे के त्योहार को खत्म करने का समय था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे। ऑपरेशन शुरू। अंजलि का शांत आदेश अंधेरे में गूंज उठा। संदीप की हरकतें खामोश थीं। वह बिल्ली की तरह दबे पांव कंटेनरों और माल के ढेरों के बीच से गुजरा। उसका पहला निशाना गोदाम के पीछे सिगरेट पी रहे 2 संतरी थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत का साया उनकी ओर बढ़ रहा है। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अगर यह काम हो गया तो बॉस हमें मोटा बोनस देगा। हाँ, वैसे भी हाल ही में माहौल बहुत खराब था। पता नहीं क्यों, लेकिन सब कुछ गलत हो रहा था। उनकी बातचीत एक साथ रुकी। संदीप बिजली की गति से उनके पीछे से प्रकट हुआ और दोनों हाथों से उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर सटीक वार किया। बिना एक भी आवाज निकाले वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। संदीप ने उन्हें कंटेनरों के पीछे खींचकर मजबूती से बांध दिया। पिछला पहरा 2 खत्म। संदीप की रिपोर्ट सुनते हुए अंजलि गोदाम के मुख्य द्वार की रखवाली कर रहे बाकी 2 लोगों की ओर धीरे धीरे बढ़ी। विक्रम। अब अंजलि के संकेत पर विक्रम ने अपने कीबोर्ड पर एंटर कुंजी दबाई। उसी क्षण बंदरगाह के विपरीत दिशा में एक विशाल कंटेनर क्रेन की चेतावनी रोशनी पागलों की तरह चमकने लगी और एक जोरदार अलार्म बजने लगा। क्या वहां क्या हो रहा है? मुख्य द्वार की रखवाली कर रहे संतरियों का ध्यान अनायास ही अलार्म की ओर चला गया। उसी पल अंजलि हरकत में आई। वह अंधेरे को चीरती हुई दौड़ी, एक की ठुड्डी पर कोहनी से वार किया और दूसरे के पेट में घुटने से। यह विशेष बलों में सीखी गई एक क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट तकनीक थी जो मार्शल आर्ट का सार थी। दोनों संतरी बिना एक भी चीख निकाले काबू में कर लिए गए। बाहरी स्थिति नियंत्रण में। प्रवेश की तैयारी। अंजलि ने गोदाम के एक छोटे से साइड दरवाजे से अंदर झांका। धुंधली रोशनी में सूरजभान और चीनी गिरोह के सदस्य एक विशाल कंटेनर के सामने जमा थे। कंटेनर का दरवाजा खुला और अंदर नकली डिजाइनर घड़ियों से भरे बक्से पहाड़ की तरह ढेर थे। एक तरफ यमुना पार के सदस्य पैसे के बैग खोलकर नकदी की जांच कर रहे थे। सौदा बस होने ही वाला था। अब पार्टी शुरू करते हैं। अंजलि ने संदीप के साथ नजरें मिलाईं। संदीप गोदाम के पावर ब्रेकर की ओर बढ़ा और अंजलि मुख्य द्वार की ओर। एक साथ बैंग। विक्रम द्वारा दूर से नियंत्रित एक छोटा ड्रोन गोदाम की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। ड्रोन पर लगे स्पीकर से एक कान फाड़ देने वाली सायरन की आवाज गूंज उठी। उसी समय संदीप ने पावर ब्रेकर बंद कर दिया। गोदाम एक पल में अंधेरे और अराजकता में डूब गया। क्या हुआ? पुलिस, बत्ती बंद करो। किसने बत्ती बंद की? जब वे घबरा रहे थे, अंजलि ने गोदाम के मुख्य द्वार से 2 स्टन ग्रेनेड फेंके, एक जोरदार धमाके के साथ। गोदाम एक चकाचौंध करने वाली रोशनी और एक कान फाड़ देने वाले विस्फोट से भर गया। अंजलि और संदीप ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए गॉगल्स और ईयर प्लग पहने हुए अराजकता के बीच में छलांग लगा दी। अब यह एक तरफा शिकार था। अंजलि ने अपने सबसे करीबी गिरोह के सदस्य का हाथ मोड़कर उसे काबू में किया और उसके शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए दूसरे सदस्यों पर टेजर गन से फायर किया। एक ज़ज़ज़डी की आवाज के साथ, समय से कोई मासरवा, साथी का रूप में इस्तेमाल करते। नीली चिंगारियां निकलीं और मजबूत आदमी चीखते हुए गिर गए। संदीप एक सांप की तरह हरकत में आया। वह अंधेरे से प्रकट हुआ और गिरोह के सदस्यों के जोड़ों और नर्व पॉइंट्स पर सटीक वार करते हुए उन्हें एक एक करके गिरा दिया। चाकू निकालने वाले, डंडे लहराने वाले, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। गोली मारो इन्हें। अराजकता के बीच एक चीनी गिरोह के सदस्य ने होश में आकर अपनी जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन अंजलि का फैसला तेज था। उसने फर्श पर पड़ी एक लोहे की रॉड को लात मारी। लोहे की रॉड घूमती हुई उड़ी और पिस्तौल पकड़े हाथ पर सटीक वार किया। एक आह की चीख के साथ पिस्तौल फर्श पर गिर गई।
लानत है, ये लोग कहां से आए? सूरज भान ने महसूस किया कि खेल खत्म हो गया है और पैसे का एक बैग उठाकर गोदाम के पीछे भागने लगा। उसका वफादार गुर्गा रवि उसके पीछे पीछे भागा। कहां जा रहे हो? लेकिन उनके रास्ते में संदीप खड़ा था, जो न जाने कहां से प्रकट हुआ था। रास्ते से हटो कमीने! रवि ने चिल्लाकर उस पर हमला किया, लेकिन वह संदीप का मुकाबला नहीं कर सका। संदीप ने एक साधारण हाथ की तकनीक से उसे फर्श पर पटक दिया। अब केवल सूरज भान बचा था। वह एक कोने में फंसे चूहे की तरह घबराकर चारों ओर देख रहा था जब उसने फर्श पर गिरी पिस्तौल देखी और हताश होकर उसकी ओर रेंगने लगा। जैसे ही उसने पिस्तौल उठाई, एक काला बूट उसके हाथ पर आकर गिरा और उसे कुचल दिया। आह! यह अंजलि थी। उसने ठंडी आंखों से फर्श पर पड़े सूरज भान को देखा। डर और गुस्से से विकृत उसके चेहरे पर एक समय यमुना पार पर राज करने वाले हिंसक गिरोह के सरगना का कोई निशान नहीं था। तुम कौन हो? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सूरज भान ने कांपती आवाज में पूछा। अंजलि ने जवाब देने के बजाय अपने बूट से उसकी छाती पर जोर से दबाया। यह उन अनगिनत लोगों का गुस्सा है जिन्हें तुमने कुचला है। उसी क्षण फर्श पर पड़ा रवि ने अपनी अंतिम हताश चाल चली। उसने अपनी जेब में छिपा हुआ एक छोटा चाकू निकाला और सूरज भान को काबू में कर रही अंजलि की पीठ की ओर दौड़ा। मैडम! संदीप चिल्लाया, लेकिन अंजलि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पहले से ही अपने पीछे की हलचल महसूस हो रही थी। इससे पहले कि रवि का चाकू उसकी पीठ तक पहुंचता, उसने सूरज भान को कुचल रहे पैर को धुरी के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक स्पिनिंग बैक किक मारी। उसके बूट ने सटीक रूप से रवि के चेहरे पर वार किया। रवि कई बार लुढ़का और फिर बेहोश हो गया। सारा प्रतिरोध खत्म हो गया था। गोदाम में केवल कराहने की आवाजें थीं। यमुना पार और चीनी तस्करी सिंडिकेट के सभी सदस्य हाथ पैर बंधे फर्श पर बिखरे पड़े थे। अंजलि ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यह एक सार्वजनिक फोन नंबर था जिसे विक्रम ने पहले से ही हेरफेर कर दिया था ताकि कॉलर का स्थान ट्रैक न किया जा सके। मुंबई कस्टम्स, मैं एक बड़े पैमाने पर तस्करी के ऑपरेशन की रिपोर्ट कर रही हूं। मुंबई बंदरगाह 7वीं गोदी, गोदाम नंबर 4। आपको जल्दी करनी होगी, मौके पर हथियार भी हैं, उसने संक्षिप्त रूप से कहा और फोन काट दिया। दूर से सायरन की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। पुलिस और कस्टम्स की संयुक्त टीम 5 मिनट में मौके पर पहुंचने वाली है। अब आपको निकलना होगा, विक्रम की घबराई हुई आवाज आई। अंजलि ने आखिरी बार फर्श पर पड़े सूरज भान को देखा, फिर बिना एक भी शब्द कहे वह मुड़ी। संदीप के साथ वे चुपचाप अंधेरे में गायब हो गए, ठीक वैसे ही जैसे वे आए थे। गोदाम में जो कुछ बचा था वह तस्करी के माल का एक पहाड़, एक पूरी तरह से ध्वस्त हिंसक गिरोह और उनका इंतजार कर रहा कानून का कठोर न्याय था। जजमेंट डे इस तरह खत्म हुआ। अगले दिन भारत में हंगामा मच गया। सभी समाचारों की सुर्खियां मुंबई बंदरगाह पर अब तक के सबसे बड़े तस्करी सिंडिकेट के भंडाफोड़ की खबर से भरी थीं। समाचार फुटेज में यमुना पार के नकाबपोश सदस्यों को हथकड़ी में ले जाते हुए दिखाया गया था और जब्त किए गए माल के ढेर। एंकर ने उत्साहित आवाज में बताया, पुलिस ने एक अज्ञात मुखबिर से सूचना मिलने के बाद मौके पर छापा मारा और यमुना पार क्षेत्र में सक्रिय एक हिंसक गिरोह यमुना पार और चीनी तस्करी सिंडिकेट के सदस्यों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उनके ठिकाने की तलाशी के दौरान अवैध जुआ संचालन, सूदखोरी और व्यापारियों से उगाही से संबंधित भारी मात्रा में सबूत मिले। विशेष रूप से दिल्ली नगर निगम के सदस्य रमेश गुप्ता, जिनके उनके साथ संबंध थे, ने भी सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुलिस ने इस मामले का श्रेय एक अदृश्य सहायक की सटीक सूचना को दिया है। अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम। अब सभी उपकरण हटा दिए गए थे। खाली जगह में तीनों लोग एक छोटे से फोन स्क्रीन पर समाचार देख रहे थे। अदृश्य सहायक, क्या शानदार नाम है, संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका कोई निशान नहीं बचा था। विक्रम ने सभी डिजिटल रिकॉर्ड पूरी तरह से मिटा दिए थे और संदीप ने मौके से सभी भौतिक सबूत मिटा दिए थे। वे भूत थे जो शुरू से ही मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही सब कुछ खत्म हो गया, विक्रम ने एक मिश्रित भाव के साथ कहा। उनकी छोटी लेकिन तीव्र लड़ाई खत्म हो गई थी? नहीं, यह तो बस शुरुआत है, अंजलि ने चुपचाप कहा। उसकी नजर समाचार फुटेज में सूरज भान के हताश चेहरे पर थी जिसे ले जाया जा रहा था।
उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन जिन लोगों का जीवन उनकी वजह से बर्बाद हुआ, उन्हें अब फिर से शुरू करना होगा। वह सही थी। यमुना पार के खत्म होने के साथ उनकी अवैध रूप से जमा की गई भारी संपत्ति जब्त कर ली गई और कानून के अनुसार उस पैसे का एक हिस्सा उनके पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दिया जाने लगा। बेशक उसके दादाजी राकेश को भी उचित मुआवजा मिला। कुछ महीने बीत गए। एक उज्जवल वसंत के दिन अंजलि, जो छुट्टी पर थी, चांदनी चौक की एक संकरी गली के बजाय यमुना पार की एक व्यस्त सड़क पर एक नई खुली दुकान के सामने खड़ी थी। दुकान के साइन बोर्ड पर सुरुचिपूर्ण अक्षरों में लिखा था, राकेश कुमार, हस्तनिर्मित जूते। यह एक कंटेनर नहीं था, बल्कि एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक इमारत की पहली मंजिल पर एक उचित दुकान थी। कांच की खिड़की के माध्यम से वह अपने दादाजी को एक सफेद कोट पहने हुए एक नए काम की मेज पर चमड़े को संभालते हुए देख सकती थी। वह अब पहले की तरह झुके हुए या उदास नहीं थे। उनकी पीठ सीधी थी और जूतों को देखने वाली उनकी आंखों में फिर से गर्व और जीवन शक्ति थी। अंजलि ने चुपचाप दुकान का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दादाजी, राकेश ने सिर उठाकर अपनी पोती को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक दयालु मुस्कान दी। दुकान पुराने कंटेनर की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक और उज्जवल थी। चमड़े की हल्की गंध के साथ ऐसा लग रहा था कि यह एक नई शुरुआत की आशा की गंध से भरी है। दुकान बहुत अच्छी है, यह सब तुम्हारी वजह से है, राकेश ने अंजलि का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसके हाथ अभी भी खुरदरे थे, लेकिन वे पहले की तरह ठंडे नहीं थे। मैंने क्या किया? आपने अपनी प्रतिभा से इसे फिर से बनाया है। नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मुझे फिर से खड़ा किया। मैं नहीं पूछूंगा कि तुमने यह कैसे किया, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, तुम मुझे बचाने के लिए लड़ी। उसके दादाजी की गहरी आंखों ने उसे गर्मजोशी से देखा। अंजलि कुछ नहीं कह सकी। उसने बस अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे लंबी लड़ाई के घाव उसके दादाजी की एक गर्मजोशी भरी मुस्कान से पिघल रहे हों। उसने महसूस किया कि सच्चा बदला विनाश में नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण और बहाली में है। उस शाम अंजलि, विक्रम और संदीप एक साधारण से ढाबे पर बैठे थे। सेना की वर्दी या ऑपरेशनल गियर में नहीं, बल्कि साधारण कपड़ों में वे काम के बाद के किसी भी अन्य पेशेवर की तरह लग रहे थे। हमारी हमेशा की मेजर और भारत के छिपे हुए नायकों के नाम, संदीप ने अपनी लस्सी का गिलास उठाते हुए कहा। तीनों ने चुपचाप अपने गिलास टकराए। टक की आवाज खुशी से गूंज उठी। अब वास्तव में अपनी अपनी जगह पर लौटने का समय आ गया है, विक्रम ने उदासी से कहा। हाँ, हम बस वहीं लौट रहे हैं जहां हमें होना चाहिए, और आज जो हुआ उसे बस एक मजेदार सपना समझो, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने उस घटना के बारे में और बात नहीं की। उन्होंने बस एक दूसरे का हाल चाल पूछा, मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाए और देर रात तक लस्सी पी। अंधेरे में एक साथ लड़ने की याद अब उनका रहस्य और एक पदक बन गई थी, जिसे वे जीवन भर संजोकर रखेंगे। घर लौटते समय अंजलि ने रात के आकाश को देखा। अनगिनत तारे दिल्ली के आकाश की रखवाली कर रहे थे। उसे यह सोचकर गर्व महसूस हुआ कि वह भी उन सितारों की तरह एक सैनिक है जो इस देश और अपने प्रियजनों की रक्षा कर रही है। उसकी सैनिक भावना ने सबसे विनम्र जगह पर सबसे जरूरतमंद व्यक्ति के लिए अपनी चमक बिखेरी थी। दूर राकेश कुमार, हस्तनिर्मित जूते की दुकान का साइन बोर्ड देर रात तक गर्मजोशी से चमक रहा था। उस रोशनी को देखते हुए अंजलि के चेहरे पर आखिरकार एक शांतिपूर्ण मुस्कान फैल गई। यह एक लंबी अंधेरी सुरंग का अंत था। 1 साल बीत गया। यमुना पार की गलियों में हिंसा के जो घाव लगे थे, वे शहर की व्यस्त जिंदगी में धीरे धीरे भर रहे थे। 4 मौसम बदलने के दौरान बहुत कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया था और कुछ चीजें पूरी तरह से नई पैदा हुई थीं। एक गर्म शरद धतु की दोपहर, राकेश कुमार की हस्तनिर्मित जूते की दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी। छोटी लेकिन साफ सुथरी दुकान का इंटीरियर, उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े की सुगंध, एक कारीगर के पसीने की गंध और लोगों की खुशमिजाज ऊर्जा से भरा था। राकेश कुमार अब अकेले नहीं थे। उनके बगल में 2 युवक चुपचाप हथौड़े चला रहे थे, जो उनसे यह कला सीखने आए थे। उन्हें अपनी जीवन भर की कला और दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी मिल गए थे। साहब, यह जूता सच में कमाल का है, मैं इसे जीवन भर पहन सकता हूं।
दुकान पर आए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नए बने जूते लेते हुए प्रशंसा की। वह दिल्ली दरबार के मालिक थे, जिनकी दुकान 1 साल पहले यमुना पार के उत्पात के कारण लगभग बंद हो गई थी। राकेश ने बस हंसते हुए जवाब दिया, एक अच्छी तरह से बनाई गई चीज कभी अपने मालिक को धोखा नहीं देती। वैसे आजकल धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। पिछले साल उन सभी गुंडों के पकड़े जाने के बाद जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है, आप सोच भी नहीं सकते। तब मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी न्याय जिंदा है। ऐसा लगा जैसे भगवान ने मदद की हो, है ना? दिल्ली दरबार के मालिक की बातों पर राकेश ने एक पल के लिए बाहर के नीले शरद ऋतु के आकाश को देखा। भगवान की मदद, शायद, उसने सोचा, लेकिन उसे अंदाजा था कि वह भगवान कौन था। उसने जवाब देने के बजाय एक गहरी और दयालु मुस्कान दी। उसका जीवन अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो गया था। उसके कांपते हाथ फिर से एक कुशल और दृढ़ कारीगर के हाथों में बदल गए थे और उसकी खाली आंखों में अपने काम के प्रति गर्व और भविष्य के लिए आशा थी। उसी समय नेहरू प्लेस में अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी पिछली तंग दुकान से निकलकर 2 गुनी बड़ी जगह पर स्थानांतरित हो गई थी। विक्रम अब तेल से सने काम के कपड़े नहीं पहनता था। एक साफ सुथरी शर्ट में वह एक युवा कर्मचारी को कुछ सिखाते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसकी दुकान अब केवल एक मरम्मत की दुकान नहीं थी, बल्कि एक उभरती हुई आईटी कंपनी थी जो जटिल डेटा रिकवरी और सुरक्षा समाधान प्रदान करती थी। उसके कार्यालय के टीवी पर पुलिस की एक हाई टेक साइबर क्राइम जांच की सफलता के बारे में एक समाचार रिपोर्ट चल रही थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि एक गुमनाम मुखबिर ने अपराधी को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाचार देखकर विक्रम बस मुस्कुराया और अपनी कॉफी का कप उठाया। वह अब अंधेरे में नहीं लड़ता था, इसके बजाय वह लोगों की मदद करने के लिए प्रकाश में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर रहा था। इससे उसे अधिक संतुष्टि और खुशी मिली। दक्षिण दिल्ली के एक ऑफिस टावर में संदीप के एसडी रिसर्च कार्यालय में एक अधेड़ उम्र का जोड़ा आंसू बहाते हुए उसके सामने झुक रहा था। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमारे बेटे को ढूंढ लेंगे, जिससे हम 10 साल से नहीं मिले थे। संदीप ने अपनी विशिष्ट शरारती मुस्कान के साथ उन्हें शांत किया। मैंने कुछ खास नहीं किया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपका बेटा आपको याद कर रहा था। अब उसे खूब सारा अच्छा खाना खिलाइए। जोड़े के जाने के बाद संदीप खिड़की के पास खड़ा हो गया और एक सिगरेट जलाई। वह अब खतरनाक जगहों पर घुसपैठ नहीं करता था। इसके बजाय वह बिछड़े हुए परिवारों को मिला रहा था और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रहा था। पहले की तरह दिल दहला देने वाला रोमांच तो नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी संतुष्टि थी। उसे इस बात से सच्ची संतुष्टि मिली कि उसकी क्षमता, जो कभी अंधेरे में भटकती थी, अब किसी के घावों को भरने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। उस सप्ताह के अंत में मेजर अंजलि वर्मा छुट्टी लेकर फिर से दिल्ली आई। अपनी सलीकेदार वर्दी में वह पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और आत्मविश्वासी लग रही थी। वह निश्चित रूप से अपने दादाजी की नई दुकान पर गई। अपनी पोती को दुकान में प्रवेश करते देख राकेश के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान फैल गई। उसने एक पल के लिए अपना काम रोका और दुकान के अंदर से एक सावधानी से लपेटा हुआ बक्सा लाया। अंजलि, यहां आओ। जब उसने बक्सा खोला तो अंदर एक जोड़ी पूरी तरह से पॉलिश किए हुए काले सैन्य जूते थे। वे रेडीमेड नहीं थे। एक नजर में आप बता सकते थे कि वे दुनिया में एकमात्र थे जो एक कारीगर के हाथों से सावधानी पूर्वक बनाए गए थे। यह मेरा पहला उपहार है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के जूते ठीक किए और बनाए हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी सबसे कीमती पोती के लिए एक भी जोड़ी जूते नहीं बनाए। अंजलि ने चुपचाप जूते उठाए। वे हल्के लेकिन मजबूत थे, नरम लेकिन सख्त। जूते के अंदर सुनहरे अक्षरों में एक छोटा सा शिलालेख था, मेरा गौरव, मेरी सैनिक। अंजलि वर्मा को एक सैनिक के पैर आरामदायक होने चाहिए ताकि वे एक लंबा और सीधा रास्ता चल सकें। मुझे उम्मीद है कि ये जूते तुम्हारे हर कदम की रक्षा करेंगे। उसके दादाजी की झुर्रीदार आंखों में आंसू आ गए। 1 साल पहले सब कुछ खो चुके बूढ़े आदमी ने अब अपने हाथों से बनाए गए जूतों के माध्यम से अपनी पोती के रास्ते को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान की। यह विनाश के माध्यम से बदला नहीं था, बल्कि सृजन के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति थी। अंजलि की आंखों में भी आंसू आ गए।
उसने चुपचाप जूते का बक्सा स्वीकार कर लिया। धन्यवाद दादाजी, मैं इन्हें जीवन भर संजो कर रखूंगी। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उन दोनों के बीच किसी भी शब्द से अधिक गहरी समझ और प्रेम था। अंजलि दुकान से बाहर निकली और यमुना पार की भीड़ भरी सड़कों पर चलने लगी। एक शांतिपूर्ण सप्ताहांत का दृश्य, खुशी से हंसते हुए गुजरते लोग। उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वह इन साधारण और कीमती पलों की रक्षा के लिए एक सैनिक बनी है। देश की रक्षा करने का मतलब सिर्फ एक भव्य विचारधारा या क्षेत्र की रक्षा करना नहीं था। इसका मतलब था अपने दादाजी, दिल्ली दरबार के मालिक और अनगिनत अज्ञात नागरिकों की शांतिपूर्ण मुस्कान की रक्षा करना। वह एक पल के लिए रुकी और अपने दादाजी की दुकान की ओर मुड़कर देखा। कांच की खिड़की के माध्यम से वह अपने दादाजी को दयालुता से उसकी ओर हाथ हिलाते हुए देख सकती थी। अंजलि वहीं रुक गई और अपने दादाजी को किसी भी कमांडिंग ऑफिसर से ज्यादा गहरे सम्मान और प्रेम के साथ सलाम किया। यह उसके जीवन के सच्चे कमांडर के लिए सर्वोच्च सम्मान था, जिसने चुपचाप उसकी व्यक्तिगत लड़ाई का समर्थन किया था। सलामी देने के बाद वह मुड़ी और अपने रास्ते पर चलने लगी। अपने दादाजी द्वारा बनाए गए जूतों का बक्सा लिए हुए उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और आशावान थे। वह एक सैनिक थी। उसने अंधेरे में न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और अब वह प्रकाश में देश की सेवा करेगी। इस भूमि के सभी कीमती लोगों की रक्षा के लिए वह स्वेच्छा से अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थी। एक शाश्वत सैनिक। मेजर अंजलि वर्मा का दिल एक बार फिर देश और परिवार के प्रति गर्मजोशी भरी वफादारी से धड़कने लगा। लंबी लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसका असली मिशन अब शुरू होने वाला था।